हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये भारतीय संविधान की अनुसूचियों से रहने वाली है। और ये क्लास पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ से पेपर 1 से भी इस टॉपिक से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और पेपर 2 में भी इस टॉपिक से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां से सीडीपी में भी और लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड के रूप में आपने जो भी लैंग्वेज ली है वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ में पेपर 1 में ईवीएस में भी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और पेपर 2 में एसएसटी में भी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एक बेस या आधार का काम करने वाली है। यह टॉपिक छोटा है लेकिन यहां से जो प्रश्नों के पूछे जाने की संख्या है वो बड़ी है। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पेपर में, पेपर 1 की बात कर लें या पेपर 2 की बात कर लें, यहां से लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए यह क्लास बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास के अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास की। इस क्लास में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों को समझने वाले हैं। अब अगर हम बात करें कि जो मूल संविधान है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। यहां से पेपर में बहुत बार यहां से प्रश्न पूछा गया है कि जो भारतीय मूल संविधान है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, और बहुत बार साथ ही यहां से क्या कर देते हैं, गलती कर लेते हैं। 12 के 12 ऑप्शन में अगर 12 दिख रहा है तो 12 लगा के आएंगे। तो मूल संविधान का मतलब क्या हो जाएगा कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय जो संविधान है, संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान क्या होता है? बनकर तैयार होता है। ठीक है, इसलिए 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर को ही किसके रूप में? तो संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि पहली बार कब 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया तो 2015 से। ठीक है, 26 नवंबर 2015 से जो 26 नवंबर का दिवस है उसे संविधान दिवस के रूप में भी मनाया गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो हमारा संविधान है लागू कब होता है, बनकर तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब होता है? तो लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या होता है? लागू होता है। तो लागू होने तक या जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और जब लागू हुआ तो उस समय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 12 अनुसूचियां थी। और अगर हम बात करें कि वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अब ये जो 4 अनुसूचियों को भारतीय संविधान की अनुसूचियों में जोड़ा गया, इन्हें कब कब जोड़ा गया या किस किस संविधान संशोधनों के तहत जोड़ा गया, तो इस क्लास में हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले अनुसूची की ओर। ठीक है, और आशा करता हूं कि जो हमने अभी ये थोड़ा बहुत समझा ये आपको समझ में आ गया होगा या यहां से भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संबंध में थोड़ा बहुत बेस या आधार तैयार हो गया होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो पहली अनुसूची है भारतीय संविधान की, जो पहली अनुसूची है उसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? तो उसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र एवं सीमाओं का उल्लेख किया गया है। तो अनुसूची 1 में किस चीज का वर्णन है? तो जो भारत के राज्य हैं, अगर हम बात करें कि कितने राज्य हैं तो 28 राज्य हैं। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र और साथ में सीमाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो अनुसूची 1 है इसमें या इससे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 1
और अनुच्छेद 4 ये किससे संबंधित है? तो ये भारतीय संविधान की पहली अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो अनुच्छेद 1 है, अब अनुच्छेद 1 को थोड़ा सा हम यहां पर अलग से समझ लेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 1, अब अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 1 में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि जो भारत, दैट मीन्स इंडिया, या भारत के दो नाम बताए गए, इंडिया और भारत, और साथ में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनको परिभाषित किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 1 में भी और अनुसूची 1 में भी। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो अनुच्छेद 4 है, अनुच्छेद 4 में किस चीज का वर्णन है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 4 से भी बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, तो आइए समझते हैं कि अनुच्छेद 4। ठीक है, अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 है, देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि थोड़ा समझने में थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी ऐसे विद्यार्थियों को जिनका जो मेन सब्जेक्ट है वो हिंदी हो या संस्कृत हो या इंग्लिश होगा। ऐसे विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा समझने में हो सकता है कि दिक्कत आएगी, लेकिन इसे समझना है और यहां से पेपर में प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। अगर हम बात करें यूटेट ही नहीं, आप कोई सा भी एग्जाम दे लो, यहां से पेपर में प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 4 में, ठीक है, अनुच्छेद 4 में किस चीज का वर्णन है, तो अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 है उसमें जो संशोधन किया जाएगा वो अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान में संशोधन किए जाते हैं वो उसके अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, संशोधन। अब अगर हम बात करें कि जो अनुच्छेद 368 है, अनुच्छेद 368 में क्या बताया गया है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन किए जाएंगे वो किसके तहत किए जाएंगे? वो अनुच्छेद 368 के तहत किए जाएंगे। और अनुच्छेद जो 4 है उसमें क्या बताया गया है? अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि जो हम अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन करेंगे वो किसके अंतर्गत नहीं आएंगे? वो 368 के तहत नहीं आएंगे। अब थोड़ा सा हम अनुच्छेद 1 और 2 को भी समझ लेते हैं। जब हम भारतीय संविधान के 22 भागों को समझेंगे तो उसमें हम 22 के 22 भागों को बहुत डिटेल से और जो इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं उनको भी बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। तो अभी थोड़ा सा हम अनुच्छेद 2 की अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 2 में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों का एडमिशन किसके तहत होगा? वो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। एडमिशन या प्रवेश का मतलब क्या हो जाएगा? जो अभी तक भारत देश के क्या नहीं है, हिस्सा नहीं है, या भारत के राज्य नहीं है, या भारत के मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है, अगर हम भविष्य में उन्हें अपने देश में क्या करते हैं, अपने देश में शामिल करते हैं या अपने देश में मिलाते हैं, वो चाहे युद्ध करके हो या संधि के तहत हो, तो उनका वर्णन किसमें? तो उनका वर्णन अनुच्छेद 2 में किया गया है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान है या बांग्लादेश है और उनके बीच जो हमारे संबंध है वो तनावपूर्ण रहते हैं। भविष्य में अगर हमने उनके कुछ हिस्सों को अपने देश में मिला लिया तो किस अनुच्छेद के तहत हम उनको अपने देश में मिला सकते हैं, तो उसका वर्णन किसमें किया गया है? तो उसका वर्णन अनुच्छेद 2 में किया गया है। इसको थोड़ा सा हम और सरल करके समझते हैं। जो सिक्किम है, ठीक है, वर्तमान समय में जो हमारा राज्य सिक्किम है, सिक्किम को भी 1975 में, सिक्किम को भी 1975 में अनुच्छेद 2 के तहत ही किसमें मिलाया गया था? भारत में मिलाया गया था। और इसी प्रकार से अगर हम भविष्य में किसी दूसरे देश के हिस्से को क्या करते हैं, भारत में अगर हम मिलाएंगे या भारत में उनका प्रवेश कराएंगे तो वो अनुच्छेद 2 के तहत कराएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 में किस चीज का वर्णन है? तो अनुच्छेद 3 में जो वर्तमान समय में अभी भारत के राज्य हैं, ठीक है, उनके नामों या उनके सीमाओं को घटाना बढ़ाना या उनके
जो राज्य है उनके नामों को परिवर्तन करना, तो उसका वर्णन कहाँ है? उसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में किया गया है। और अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है कि जो हम अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संशोधन करेंगे वो किसके तहत नहीं आएगा? वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आएगा या इसके अंतर्गत नहीं आएगा। आशा करता हूं कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझ में आया तो इसको वीडियो को दोबारा से क्या करेंगे, देखेंगे, और फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और आशा करता हूं कि आपको भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए समझते हैं कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची, यहाँ पर क्या होना था? यहाँ पर 2 होना था। अब हम भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची को समझने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि दूसरी अनुसूची में किस चीज का वर्णन है, तो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों का वर्णन है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि किनके वेतन भत्तों का वर्णन है, आम लोगों के वेतन भत्तों का वर्णन नहीं है, जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों का वर्णन है। ठीक है। किनके वेतन भत्ते? तो जैसे भारत के राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते हैं उनका वर्णन कहाँ है? तो अनुसूची 2 में है। ठीक है। इसी प्रकार से जो राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनके भी जो वेतन भत्ते हैं उनका वर्णन भी अनुसूची 2 में है। और इसी प्रकार से लोकसभा के अध्यक्ष और जो लोकसभा के उपाध्यक्ष है उनके भी जो वेतन भत्ते हैं उनका वर्णन भी किसमें है? अनुसूची 2 में है। और इसी प्रकार से जो राज्यसभा के जो सभापति और उपसभापति है उनके भी जो वेतन भत्ते हैं उनका वर्णन भी अनुसूची 2 में किया गया है। और इसी प्रकार से जो राज्य के विधानसभाओं के जो अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होंगे उनके भी जो वेतन भत्ते हैं उनका वर्णन भी अनुसूची 2 में है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें राज्य विधान परिषदों के भी जो सभापति है और उपसभापति है उनके वेतन भत्तों का वर्णन भी अनुसूची 2 में है। और इसी प्रकार जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनके वेतन भत्तों का वर्णन भी अनुसूची 2 में है। और इसी प्रकार से जो उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश है उनके भी जो वेतन भत्ते हैं उसका वर्णन भी अनुसूची 2 में है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उनके भी जो वेतन भत्ते हैं उनका वर्णन भी किस में किया गया है? तो अनुसूची 2 में किया गया है। ठीक है। तो इनको रटना नहीं, बस समझना है। ये भारतीय संविधान के जो उच्च पदाधिकारी है उनके वेतन भत्तों का जो वर्णन है वो किस में किया गया है? तो अनुसूची 2 में किया गया है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और अब हम भारतीय संविधान की जो अनुसूची 3 है उसे समझने वाले हैं। ठीक है। और अनुसूची 2 और 3 में बहुत साथी क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हम वेतन की बात करेंगे, ठीक है, वेतन भत्तों की बात करेंगे, और उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? शपथ की बात करेंगे। अगर वेतन हमारे अनुरूप है तभी तो हम किसी कार्य को करने के लिए शपथ लेंगे। तो पहले क्या आएगा? वेतन आएगा और फिर शपथ। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो शपथ है अनुसूची 3 के तहत कौन कौन शपथ लेता है, तो संघ के मंत्री, यानी जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में जो मंत्री है वो किसके तहत शपथ लेंगे? तो वो अनुसूची 3 के तहत शपथ लेंगे। और इसमें जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री भी इसी में आने वाले हैं। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें संसद के लिए निर्वाचित हेतु अभ्यर्थी, वो भी अनुसूची 3 के तहत शपथ लेंगे। ठीक है। और संसद के जो सदस्य हैं वो भी अनुसूची 3 के तहत शपथ लेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो भी अनुसूची 3 के तहत शपथ लेंगे। ठीक। और इसी प्रकार से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है वो भी किसके तहत? तो अनुसूची 3 के तहत शपथ लेंगे। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी हम किसकी बात करते हैं, जो अभी हमने संघ मंत्री की बात करी, इसी प्रकार से जो राज्य है, राज्य में भी जो मंत्री होंगे वो किसके तहत शपथ लेंगे? अनुसूची 3 के तहत। ठीक है। और राज्यों के जो विधानमंडल है, विधानमंडल के जो निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, जैसे हमने यहाँ पर समझा, तो वो भी किसके तहत शपथ लेंगे? अनुसूची 3। और इसी प्रकार से राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो भी अनुसूची 3 के तहत शपथ लेंगे। और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो भी किसके तहत? अनुसूची 3 के तहत शपथ लेंगे। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसमें जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो राज्यपाल है, राज्यपाल, इनके शपथ का वर्णन इसमें नहीं किया गया। अब अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति किसके तहत शपथ लेता है, तो अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेता है। राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो अनुच्छेद 60 में इस चीज का वर्णन किया गया है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति जो अनुच्छेद 69 है इसके तहत क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल अनुच्छेद 159 है इसके तहत शपथ लेते हैं। और अगर हम बात करेंगे जो अनुच्छेद 324 का 6 है तो इसके तहत कौन, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो शपथ लेते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 219 के तहत जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो इसके तहत क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और आशा करता हूं कि आप अनुसूची 3 को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम अनुसूची 4 को समझने वाले हैं, ठीक है। आइए समझते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो अनुसूची 4 है, अनुसूची 4 में किस चीज का वर्णन है, तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के सीटों का जो आवंटन है कि किस राज्य से राज्यसभा के लिए कितनी सीटें होंगी, ठीक है, उसका जो वर्णन है वो कहां किया गया है, तो चौथी अनुसूची में किया गया। अब अगर हम बात करें कि राज्यसभा में राज्यों से, जैसे अब अगर हम अपने उत्तराखंड की बात करते हैं, ठीक है, अभी हम उत्तराखंड की बात कर लेंगे। उत्तराखंड राज्य में जो राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं, 3 सीटें हैं। उसी प्रकार से कि उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें होंगी, तो उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से जैसे गोवा की बात करें या सिक्किम की बात करें या हम बात करें अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, इन राज्यों से राज्यसभा के लिए कितनी कितनी सीटें होंगी, तो इन सबसे एक एक सीट है, ठीक। तो इस चीज का वर्णन कहां किया गया है कि राज्यसभा के लिए किस राज्य से कितनी सीटें होंगी, तो उसका वर्णन अनुसूची किसमें, 4 में किया गया है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बहुत बार यहां से प्रश्न पूछा गया है। और ये जो क्लास रहने वाली है, ये क्लास आपके यूटेट और सीटेट के लिए तो महत्वपूर्ण रहने ही रहने वाली है। साथ में आप किसी भी एग्जाम की इसके अलावा तैयारी कर रहे होंगे, उसके लिए भी ये क्लास बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं वहां से प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम अनुसूची 5 को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं कि अनुसूची 5 में किस चीज का वर्णन किया गया है। तो अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जो जनजातियां हैं, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में क्या है, उपबंध है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इससे संबंधित जो अनुच्छेद है, इससे संबंधित अनुच्छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 244 हो जाएगा। बहुत बार यहां से पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि अनुसूची 5 में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र और जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है इनके प्रशासन और या इनके नियंत्रण के बारे में जो उपबंध है वो किसमें है, अनुसूची 5 में है, ठीक है। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद हो जाएगा वो 244 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम अनुसूची 6 को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं, यह भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 6 में किस चीज का वर्णन है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो राज्य हैं इनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में जो उपबंध है वो कौन सी अनुसूची है, तो वो अनुसूची 6 में किया गया है। अब अगर हम बात करें कि इन राज्यों को हम कैसे याद रखें, तो अब मैप में इन्हें क्या कर लेंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे और फिर हम इनको अच्छे से याद रख सकते हैं या हमें भविष्य में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि असम ये वाला हो जाएगा, और असम के बाद अगर हम बात करें मेघालय ये वाला हो जाएगा, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 4 राज्य हैं
और इनके जो प्रशासन का वर्णन है वो किस में किया गया है, तो अनुसूची 6 में किया गया है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और मैप में आप इन्हें क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। मैप को देखकर इसे थोड़ा सा और जूम कर लेंगे ताकि आप क्या कर पाओ, इन्हें याद रख पाओ, इनके क्रम के अनुसार क्या रख पाए, याद रख पाए, या भविष्य में आपको क्या रटने की आवश्यकता ना पड़े। हम जब ज्योग्राफी को भी पढ़ेंगे तो सारी की सारी जो ज्योग्राफी है उसको मैप से पढ़ने की हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे ताकि आपके मन मस्तिष्क में जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से बने। किसी भी टॉपिक को लेकर जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से बने और आपको चीजों को रटना ना पड़े, आप सीधा पहले ही बार में क्या कर लें, समझ लें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हमारा जो फोकस रहेगा वो समझने पे ज्यादा रहेगा, ठीक है, रटने पे कम, ठीक। तो अगर हम बात करें कि जो अनुसूची 6 है, अनुसूची 6 में अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, और यहां पर कौन सा हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। लेकिन अरुणाचल जो प्रदेश है इसका वर्णन किस में नहीं है, अनुसूची 6 में नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, ये नागालैंड हो जाएगा, ठीक है, नागालैंड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर, ठीक है, नागालैंड, ठीक। तो ये कितने हो जाएंगे, 7 पूर्वी राज्य हो जाएंगे और इन्हें 7 बहनों की संख्या भी दी गई है। पेपर में यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अब अगर हम बात करें कि इनके जो राज्यसभा में सीटों की संख्या है वो कितनी कितनी है, तो जितने भी ये 6 राज्य, असम को छोड़कर बाकी जो ये 6 राज्य हैं जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये जो 6 राज्य हैं, इन 6 के 6 राज्यों में एक एक सीट है। ये 6 राज्य हैं और प्रत्येक में एक एक सीट है, ठीक। और जो असम है, असम में कितनी सीटें हैं किसकी, राज्यसभा की, तो असम में कितनी है, असम में 7 सीटें हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और आशा करता हूं कि आप जो अनुसूची 6 है, अनुसूची 6 को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अनुसूची 6 में किसके जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, तो जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं इनके प्रशासन का वर्णन किया गया है। और ये जो राज्य हैं और इन राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनके पास अन्य राज्यों के राज्यपाल की तुलना में अधिक शक्तियां होती है। क्यों अधिक शक्तियां होती है, जो केंद्र सरकार द्वारा कोई से नियम बनाए जाते हैं उसको ये इन राज्यों के राज्यपाल अगर चाहें तो अपने राज्यों में उन्हें लागू करें या लागू करवाएं, और अगर ना चाहें तो भी ना करवाएं। ऐसी इनके पास शक्ति है, इनके पास दूसरे राज्यपालों की तुलना में थोड़ा ज्यादा शक्ति है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और अब हम अगली अनुसूची की ओर बढ़ते हैं। और अगली जो अनुसूची है वो भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण कह सकते हैं। यहां से हर परीक्षा में लगभग प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। अनुसूची जो 7 है, अनुसूची 7 बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और खासकर यूटेट और सीटेट के लिए। आइए समझते हैं कि इसमें किस चीज का वर्णन है। तो अनुसूची 7 में किस चीज का वर्णन है, तो शक्तियों के विभाजन का वर्णन है। अब अगर हम बात करें कि ये जो शक्तियां हैं ये किसके बीच विभाजित की गई है, ठीक है, तो संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची के बीच शक्तियों को विभाजित किया गया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो संघ सूची है, संघ सूची का मतलब क्या हो जाएगा, इसे केंद्र सूची भी कहते हैं, संघ सूची या केंद्र सूची। और इसके अंतर्गत कौन नियम कानून बनाता है, तो इसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार क्या करती है, संघ सूची के तहत नियम कानून बनाती है, ठीक है। और जब संविधान बना था तो संघ सूची में कितने विषय थे, तो संघ सूची में उस समय कितने विषय थे, 97 विषय थे। और वर्तमान समय में अगर हम बात करें संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसकी, जो राज्य सूची है, राज्य सूची में जब संविधान बना था तो कितने 66 विषय थे और वर्तमान समय में कितने विषय हैं, 61 विषय हैं। और इसके जो ये 5 विषय है ये किस में मिला दिए गए, ये समवर्ती सूची में मिलाए गए। हम देख पा रहे हैं कि यहां पर पहले कितने
47 विषय थे और वर्तमान समय में कितने हैं, तो 52 विषय हैं। तो इसमें 5 विषय ऐड किए गए, कहां से, राज्य सूची से। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब किए गए, तो जो 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42वां जो संविधान संशोधन है वो कब होता है, तो 42वां संविधान संशोधन कब होता है, 1976 में होता है। तो 1976 में राज्य सूची के जो 5 विषय हैं वो समवर्ती सूची में मिला दिए गए, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो यहां से पेपर में किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो रक्षा है, रक्षा का मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारी सीमाएं हैं, हमारे सीमाओं की जो रक्षा है वो किसके अंतर्गत आती है। तो अगर हम बात करें वो किसके अंतर्गत आती है, तो वो संघ सूची के अंतर्गत आती है, ठीक है। जो हमारी इंडियन आर्मी है वो किसके अंतर्गत आती है, तो वो किसके अंतर्गत, संघ सूची के अंतर्गत आती है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो विदेश नीति है उस पर भी जो नियम कानून बनाने की जो शक्ति है या अधिकार है वो किसके पास है, संघ सूची के पास है, यानी केंद्र सरकार के पास है। और इसी प्रकार से जो रेल हो गया या डाक हो गया, ठीक है, या बैंक हो गया या मुद्रा हो गया या जनगणना हो गया, ये विषय किसके अंतर्गत आते हैं, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। और इन पर जो विषय नियम कानून बनाए जा सकते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगर हम बात करें कि जो राज्य सूची है, राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं जिन पर राज्य नियम कानून बना सकता है, तो जैसे पुलिस हो गया, ठीक है। हम सुनते हैं कि उत्तराखंड पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस या दिल्ली पुलिस, लेकिन कभी हमने ऐसे इंडियन आर्मी के बारे में नहीं सुना होगा। इंडियन आर्मी किसी राज्य की नहीं होती है, वो देश की होती है, ठीक है। लेकिन पुलिस प्रत्येक राज्य की होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और साथ में अगर हम बात करें राज्य सूची के अंतर्गत अगले कौन से विषय है, जैसे लोक व्यवस्था हो जाएगी और स्वास्थ्य हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा, ठीक है, और डेयरी विकास हो जाएगा या भूमि हो जाएगा, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। सिंचाई हो गया या स्थानीय जो स्वशासन या जिसे हम क्या कहते हैं, स्थानीय सरकार भी कहते हैं या पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हैं, वो किसके अंतर्गत आती है, तो वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है, ठीक है। और पहले राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय थे और वर्तमान समय में कितने हैं, तो 61 विषय हैं। और ये जो 5 विषय है किसमें मिलाए गए, समवर्ती सूची में मिलाए गए। ये 42वां जो संविधान संशोधन है 1976 में, उसके तहत इसमें जोड़े गए, समवर्ती सूची के तहत में जोड़े गए, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, ठीक है। जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा पर केंद्र सरकार भी क्या कर सकती है, नियम कानून बना सकती है, और राज्य सरकार भी क्या कर सकती है, शिक्षा पर नियम कानून बना सकती है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ जो स्कूल जैसे सीबीएसई के जो स्कूल है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। उन पर जो पॉलिसी चलती है स्कूलों में वो केंद्र सरकार के अनुसार चलती है। और बाकी जैसे हमारे उत्तराखंड बोर्ड से जितने भी स्कूल हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि वनों पर भी जो नियम कानून बनाते हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार। समवर्ती का मतलब क्या हो जाएगा कि जहां पर नियम केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बनाती है, या दोनों के दोनों सरकारें क्या कर सकती है, जिन विषयों पर नियम कानून बना सकती है वो विषय किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे विवाह हो गया या बिजली हो गया या अपराध हो गया या श्रम हो गया, ठीक है, या जनसंख्या या आपदा प्रबंधन, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। और इन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम बना सकते हैं। और पेपर 1 में यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, और पेपर 2 में भी यहां से प्रश्न पूछे जाने की बहुत संभावना है आगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो 5 विषय 42वें संविधान संशोधन के तहत किसमें जोड़े गए हैं, समवर्ती सूची में जोड़े गए, वो 5 विषय कौन कौन से थे, तो वो 5 विषय हो जाएंगे न्याय प्रशासन, ठीक है, और शिक्षा, और साथ में वन और वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का जो संरक्षण है, और साथ में जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, और साथ में बाट और जो मापतोल है, ये कब, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची से समवर्ती सूची में मिलाए गए, ठीक है। और आशा करता हूं कि ये आप अच्छे से समझ गए होंगे और पेपरों में
किसी भी पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले अनुसूची की ओर। और अगली भी जो अनुसूची है वो भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो अनुसूची है ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से सीडीपी में भी इस अनुसूची से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। और लैंग्वेज 1 के रूप में अगर आपने हिंदी लिया है, हिंदी में भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। लैंग्वेज 2 के रूप में अगर आपने इंग्लिश लिया है या संस्कृत लिया है, उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। आइए समझते हैं कि जो अनुसूची 8 है, अनुसूची 8 में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ यानी मूल संविधान, तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि वर्तमान समय में जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितने भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, और अब अगर हम बात करें कि जो ये 14 से कितनी हो गई, 22 हो गई, यानी जो 8 भाषाओं को किसमें जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। पहले 14 थी, 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये 8 नई भाषाएं जोड़ी गई, इन्हें किन किन संविधान संशोधनों के तहत किसमें जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और यहां से पेपरों में प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कि जो अभी वर्तमान समय में पॉलिटिकल साइंस का जो लेक्चरर का पेपर हुआ था, उसमें भी यहां से प्रश्न पूछे गए थे। और अगर हम बात करें कि एलटी का भी जो पेपर हुआ था, उसमें भी यहां से प्रश्न पूछे गए थे। और अगर हम बात करें यूटेट और सीटेट में तो यहां से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। और उसके अलावा आप उत्तराखंड में जो यूकेएसएससी द्वारा जो परीक्षाएं कराई जाती है, उसमें भी यहां से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो ये 8वीं अनुसूची भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो ये 8 भाषाओं को किसमें जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब हम जानने वाले हैं कि किस किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है, तो 21वां जो संविधान संशोधन हुआ वो कब होता है, 1967 में होता है। और उसके तहत जो सिंधी भाषा है, सिंधी भाषा को किसमें जोड़ा गया, तो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब कितनी हो जाएंगी, पहले कितनी थी, 14 थी। ठीक है, पहले कितनी भाषाएं थी, 14 थी, अब कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। इसी प्रकार से जो 71वां संविधान संशोधन होता है वो कब होता है, 1992 में होता है। और उसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और जो नेपाली है, 3 भाषाओं को किसमें जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो अब 3 और हो जाएंगी। ठीक है, और इसी प्रकार से जो 92वां जो संविधान संशोधन है वो कब होता है, 2003। और इसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को किसमें जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, तो अब कितनी हो जाएंगी, ये टोटल कितनी हो जाएगी, अब 22 भाषाएं हो जाएंगी। वर्तमान समय में जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में कितने भाषाओं को संवैधानिक दर्जा मिला है, तो 22 भाषाओं को। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो इंग्लिश है या अंग्रेजी है, अंग्रेजी को इसमें दर्जा नहीं दिया गया है। जो 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं में अंग्रेजी नहीं आती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहां से भी पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से बताइए कि कौन सी भाषा किसमें नहीं आती है, जो संविधान में 8वीं अनुसूची में है, तो अंग्रेजी इसके अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, अब हम जानने वाले हैं कि जो 4 जो भाषाएं या जो 4 जो अनुसूचियां हैं, 4 अनुसूचियों को अलग अलग संविधान संशोधनों के तहत जोड़ा गया। क्योंकि पहले मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। अब जो ये 4 और जोड़ी गई, इन्हें कब और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, अब हम ये भी समझने वाले हैं। और ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, यूटेट की दृष्टि से या सीटेट की दृष्टि से या किसी भी एग्जाम की दृष्टि से ये 4 अनुसूचियां भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इन्हें भी हम अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप नीचे की भी जो अनुसूचियां हैं उसे देख पाओ। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची को कब भारतीय संविधान के अनुसूचियों के लिस्ट में जोड़ा गया, तो इसे पहले संविधान संशोधन के तहत 1991 में जोड़ा गया। अब अगर हम बात करें कि जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो भूमि सुधार का वर्णन किया गया है।
ठीक है। तो यहां से बहुत बार पेपर में प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि 9वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो भूमि सुधार का वर्णन किया गया है। और अगर हम 9वीं अनुसूची के बारे में डिटेल से जानें तो बहुत विस्तार से हम इस पर क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो अभी हम ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम टॉपिक से भटक जाएंगे। 9वीं अनुसूची बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और जब हम पॉलिटिकल साइंस के लिए आगे क्लासें करेंगे या हम एलटी के लिए क्लासें करेंगे वहां पर इसे विस्तार से समझेंगे, ठीक है। लेकिन यूटेट की दृष्टि से इतना काफी है, कितना कि जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, पहले संविधान संशोधन के तहत, कब, 1951 में जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन है, तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का वर्णन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन है, तो इसमें दल बदल का वर्णन है। और इसे कब जोड़ा गया, तो 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। इसी क्रम में अगर हम बात करें अनुसूची 11, तो अनुसूची 11 और 12 बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां से पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसे 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में संशोधन किया गया और 93 से क्या हो जाती है, लागू हो जाती है। और इसमें किस चीज का वर्णन है, तो इसमें पंचायती व्यवस्था का वर्णन है, ठीक है। और इसके अंतर्गत कितने विषय आते हैं, तो इसके अंतर्गत 29 विषय आते हैं। बहुत बार पेपर में यहां से प्रश्न पूछा गया है कि जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं, तो 29 विषयों पर जो पंचायती राज व्यवस्था है वो क्या कर सकती है, नियम कानून बना सकती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम आज के लिए अंतिम अनुसूची को समझने वाले हैं। और अगर हम बात करें कि अंतिम अनुसूची क्या रहने वाली है, तो इसके अंतर्गत कौन क्या आता है, तो इसके अंतर्गत नगर प्रशासन आता है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हो सकता है कि आपको ये अनुसूची अच्छे से नहीं दिख रही होगी। आइए अब देखते हैं, ठीक है। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया और इसमें किस चीज का वर्णन है, इसमें नगर प्रशासन का वर्णन है। और इसके अंतर्गत कितने विषय आते हैं, तो इसके अंतर्गत कितने विषय आते हैं, तो 18 विषय आते हैं। या 18 विषय पर जो नगर प्रशासन है वो क्या कर सकता है, नियम कानून बना सकता है। तो साथियों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे। और साथ में अगर आप यूटेट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे द्वारा पूर्ण तैयारी कराई जा रही है या संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है या प्रत्येक विषयों के लिए तैयारी कराई जा रही है। तो अगर हम बात करें कि उसको आप हमारे बैच से किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपने जो सारथी कोचिंग सेंटर का जो एप्लीकेशन है या ऐप है उसका लिंक दे देंगे। और उस लिंक के तहत आप क्या कर सकते हैं, हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। जैसे हमारे द्वारा पेपर 1 के लिए भी तैयारी कराई जा रही है, पेपर 2 SST के लिए भी तैयारी कराई जा रही है और पेपर 2 मैथ साइंस के लिए भी तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।